हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आप सभी का भारत ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग एक नया टॉपिक लेकर शुरुआत करते हैं और वो टॉपिक क्या है, आईसीएसई क्लास 10th की रेडियो एक्टिविटी, जिसका सेकेंड पार्ट न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंटरेस्टिंग चैप्टर का इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन को समझना होता है, तो पहले समझेंगे उसके बारे में, चूँकि ये जानेंगे हम न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन से क्या क्या होता है। तो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन जो है वो होता क्या है, ठीक है, और उसका यूज क्या है, जिसमें कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। चेन रिएक्शन होता है उसमें, और जब वो अनकंट्रोल्ड वे में होता है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, तब वो डिस्ट्रक्टिव, दैट मीन्स एटम बम्स, न्यूक्लियर बम, हाइड्रोजन बम, ये सब बनाने में यूज किया जाता है। और जब से कंट्रोल्ड वे में करते हैं तो हम लोग पता क्या यूज करते हैं, तब हम लोग यूज करते हैं कंट्रोल्ड वे में पावर प्लांट में। तो चलिए देखते हैं, उसी से रिलेटेड हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। न्यूक्लियर होता क्या है, जैसे हम लोग रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ चुके हैं कि वैसा एलिमेंट जिसकी एटॉमिक नंबर मोर देन क्या होता है 83 होता है, तो वो रेडियो एक्टिव होता है, उसके बारे में। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन। तो ये क्लास 11th में जाकर मॉडर्न फिजिक्स हो जाएगा, न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। तो न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन फिजिकल केमिकल रिएक्शन होता है, उसी तरह का क्या है, एक नया टाइप का रिएक्शन है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन रिएक्शन, ठीक है, न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। तो फिजन में होता क्या है, फिजन में क्या होता है, एक बड़ा सा न्यूक्लियस, हैवी न्यूक्लियस टूट के क्या दो छोटा छोटा न्यूक्लियस में कन्वर्ट कर जाता है, और न्यूट्रॉन थ्री न्यूट्रॉन्स को क्या करता है, वो बाहर निकालता है, ठीक है। तो फिजन जो है अब चूंकि वो क्या करता है, बड़ा न्यूक्लियाई है, बड़ा न्यूक्लियस है, वो टूटेगा, दो छोटे छोटे लाइट न्यूक्लियाई में क्या होगा, लाइट न्यूक्लियाई में वो कन्वर्ट करेगा और कुछ एनर्जी निकालेगा, ठीक है। अब एनर्जी में क्या है, तो एनर्जी तो निकालेगा, हीट निकालेगा। तो देखिए अब होता क्या है, मान लीजिए इतना बड़ा न्यूक्लियस है, हैवी न्यूक्लियस है कुछ, मान लीजिए यही हैवी न्यूक्लियस है। अब इससे क्या होगा, दो छोटा छोटा न्यूक्लियस, ठीक है, निकालेगा, ये दो लाइट न्यूक्लियाई, ठीक है, दो लाइट न्यूक्लियस निकलेगा। ये क्या है, ये हैवी न्यूक्लियस है, बड़ा न्यूक्लियस है। अब इससे क्या होगा, ये दो छोटा छोटा दो लाइट न्यूक्लियस निकालेगा। लेकिन इसमें से क्या हुआ, जितना टोटल मास है उसके इक्विवेलेंट मास वो क्या करेगा, नहीं निकालेगा। ये कुछ मास क्या हो जाएगा, कुछ मास इसका डिस्ट्रॉय कर जाएगा, गायब हो जाएगा। जैसे सब तो अब वो मास गया कहाँ, तो जो मास था जो डिस्ट्रॉय हो गया, वो मास कन्वर्ट हो जाएगा किस में, एनर्जी के फॉर्म में। जबकि हम लोग पढ़े हैं कि कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में पढ़े हैं, मास कंजर्व रहता, मास को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, मास को हम लोग डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डिस्ट्रॉयड मास डिस्ट्रॉय करके किस में चेंज हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा किस में, एनर्जी में कन्वर्ट कर जाएगा। और एनर्जी में जो कन्वर्ट कर जाएगा, इसको बताने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था सर आइजैक न्यूटन। तो आइजैक न्यूटन नहीं था, आइजैक न्यूटन तो क्या किए थे, न्यूटन महोदय तो न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ दिए थे, तो वो न्यूटन नहीं दिए थे वो। और न्यूटन ऑप्टिक्स के बारे में बताएंगे, ये सब के बारे में। जबकि ये इसके बारे में बताने वाले कि मास जो होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, उसको बताने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था आइंस्टाइन।
क्या था, उनका नाम था आइंस्टाइन। तो आइंस्टाइन ने बताए थे, एनर्जी मास रिलेशन दिए थे, वो एनर्जी और मास का रिलेशन दिए थे। तो एनर्जी और मास का रिलेशन दिए थे, क्या रिलेशन दिए थे, E=mc²। तो आगे चलिए हम लोग बताते हैं। ये हैवी न्यूक्लियस था, ब्रेक कर गया, किस में बना, दो छोटे छोटे लाइट न्यूक्लियस, दो छोटे छोटे लाइट न्यूक्लियस में। तो अब देखिए जितना मास था इसका, यदि वो ये इतना मास जो है ब्रेक करेगा, तो इसमें से कुछ मास 100% मास जो है प्रोडक्ट के रूप में नहीं आएगा। मतलब दैट मीन्स कहने का मतलब है ये जो मास हो जाएगा, पहले लिख लेते हैं रिएक्टेंट, तो जो भी रिएक्टेंट है, मान लीजिए रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट में क्या है, ये हैवी न्यूक्लियस, ठीक है। तो हैवी न्यूक्लियस का जो भी मास होता है, हैवी न्यूक्लियस का जो भी मास होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा एनर्जी में, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। जबकि हम लोग पढ़े थे क्या कि मास कंजर्व रहता है, मास क्या रहता है, मास कंजर्व्ड होता है। लेकिन इस कंडीशन में मास जो है वो कंजर्व नहीं रहता है, कुछ मास डिस्ट्रॉय कर जाता है, ठीक है। कुछ मास क्या किया, कुछ मास डिस्ट्रॉय कर गया, ठीक है। और वो डिस्ट्रॉय मास किस में कन्वर्ट हो गया, वो डिस्ट्रॉय मास कन्वर्ट हो गया एनर्जी में। मान लीजिए, सपोज कर लीजिए, ये हैवी न्यूक्लियस, सपोज कर लीजिए कभी भी इसका जितना मास होगा उसके मास के इक्वल वो प्रोडक्ट नहीं बनेगा वो, ठीक है। कुछ मास क्या होगा, डिस्ट्रॉय कर जाएगा, गायब हो जाएगा। और वो किस फॉर्म में गायब होगा, तो वो एनर्जी में, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे देखिए, मान लीजिए सपोज कीजिए ये जो है रिएक्टेंट सपोज कर लिए है, इसकी मास है सपोज 100 ग्राम, ठीक है। ये ऑलवेज जब कन्वर्ट होगा तो प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, 100 के इक्वल नहीं आएगा, 99.9 के इक्वल आ सकता है, इतना ग्राम के इक्वल आ सकता है। तो कुछ मास क्या हुआ, सम मास आर डिस्ट्रॉयड, कुछ मास डिस्ट्रॉयड हो गया। और वो मास डिस्ट्रॉय होने के बाद कहाँ गया, एंड कन्वर्ट कर गया या चेंज कर गया एनर्जी। किस फॉर्म में चेंज कर गया, वो एनर्जी के फॉर्म में चेंज कर गया। अब जो अभी तक हम लोग पढ़े थे कि मास कंजर्व रहता है, लेकिन यहाँ पर जब हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिजन में कि वो मास कंजर्व नहीं रहता, कुछ मास डिस्ट्रॉय हो गया, डिस्ट्रॉय होने के बाद कन्वर्ट कर गया किस में, एनर्जी के फॉर्म में। दैट मीन्स मास जो है वो किस में कन्वर्ट कर गया, एनर्जी में, या फिर एनर्जी क्या हो जाएगा, मास में कन्वर्ट कर जाएगा, ठीक है। और इस रिलेशन को बताने वाले जो साइंटिस्ट का नाम था वो न्यूटन नहीं थे, उनका नाम था, न्यूटन नहीं, उनका नाम, अब ऐसा नहीं है कि सर आइजैक न्यूटन बोल देना है, तो उनका नाम था आइंस्टाइन। तो आइंस्टाइन ने क्या दिया था, E=mc², दैट मीन्स मास, ठीक है, और एनर्जी का रिलेशन। 1905, ठीक है। E=mc²। मास क्या है, m मास है, जिसे बोलते हैं डिस्ट्रॉयड मास। c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, ये किसकी स्पीड है, लाइट की स्पीड। और लाइट का जो स्पीड है वो किस फॉर्म में चलता है, तो लाइट का जो स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये रिलेशन को कौन बताए थे, आइंस्टाइन, ठीक है, न्यूटन ने नहीं। तो 1905 में बताए थे वो E=mc², मास क्या है, m डिस्ट्रॉय, जो मास यहाँ से डिस्ट्रॉय हुआ, कुछ मास तो डिस्ट्रॉय हुआ 99.9 है, कुछ मास गायब हो गया, तो वो मास किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी में, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे। अब यहाँ पे देखिए E=mc² है। अब सपोज कर लीजिए इस रिलेशन पे चलते हैं हम लोग, मास मान लीजिए लेते हैं मास को 1 kg, सपोज कर लिए 1 kg चीनी लिए, शुगर लिए,
ठीक है, मास में क्या हो गया 1 kg शुगर। अब यहाँ पे रखिए E इक्वल टू 1 इंटू सी क्या है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब इसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 9 इंटू 10 की पावर 16 जूल। क्योंकि एनर्जी है, एनर्जी की ऐसा यूनिट क्या होता है जूल। मतलब 1 kg चीनी है, 1 kg शुगर, जो किस में कन्वर्ट हो गया 9 इंटू 10 टू द पावर 16 जूल के एनर्जी में, जूल के इक्विवेलेंट। मतलब इतने जूल ऑफ एनर्जी कन्वर्ट हो गया 1 kg मास। इसी तरह से हम ले सकते हैं 1 kg आटा ले लिए तो वो भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा 1 इंटू 3, मतलब 9 इंटू 10 टू द पावर 16 जूल में कन्वर्ट हो जाएगा वो। ठीक है, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट इसमें से क्वेश्चन आता है कि 1 AMU, ठीक है। तो 1 AMU में, ठीक है, अब 1 AMU को कन्वर्ट करना है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो उसको कैसे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, तो उसे देखिए और आगे चलते जाते हैं, हम लोग देखते जाते हैं आगे आगे और अच्छा आते जाएगा टॉपिक, तो समझने की कोशिश कीजिए। चलिए अगला टॉपिक हम लोग मतलब और आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में कन्वर्ट 1 AMU इंटू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 AMU को किस में कन्वर्ट करेंगे हम लोग, तो 1 AMU को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक हम लोग जान चुके थे, आइंस्टाइन ने बताया था मास एनर्जी का रिलेशन दिए थे वो E इक्वल टू mc²। सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन जो अभी तक हम लोग को ये पता था कि मास क्या होता है, कंजर्व होता है, कंजर्वेशन ऑफ मास। लेकिन यहाँ पे आके ये मालूम चला कि मास जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मास जो डिस्ट्रॉयड मास होता है वो कन्वर्ट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। और एनर्जी भी क्या था, ये रिवर्सेबल रिएक्शन, और एनर्जी भी कन्वर्ट हो जाएगा किस में, मास के फॉर्म में। ठीक है, हम लोग देख चुके 1 kg चीनी, 1 kg चीनी से कितना होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 16 जूल एनर्जी निकालता है। क्योंकि एनर्जी है तो एनर्जी के ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल ही होता है। अब हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक 1 AMU, इंपॉर्टेंट है ये 1 AMU। तो 1 AMU में कितना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये जो 1 AMU है, 1 AMU में कितना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग कौन सा फॉर्मूला आइंस्टाइन जो दिए थे, मास एनर्जी रिलेशन E इक्वल टू mc²। E इक्वल टू mc²। सी था डिस्ट्रॉय मास था, किसने बताया था, आइंस्टाइन ने। अब देखिए यहाँ पे E इक्वल टू mc², मास कितना हो गया 1 AMU इंटू 9 3 इंटू 10 की पावर 8। और 1 AMU, तो 1 AMU 1.672 इंटू 10 की पावर -27। ठीक है, 1.672 इंटू 10 की पावर -24। ठीक है, केजी होता है ये। तो चलिए 1.672 इंटू 10 की पावर -27 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 16, ये किस में हो जाएगा, जूल में हो जाएगा। तो डायरेक्ट कर लिए हम लोग जूल। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, बता रहे हैं हम कितने के इक्वल आएगा, माइनस प्लस माइनस 16 है तो -11, ये हो गया जूल। अब देखिए, अब हम लोग को कन्वर्ट किस में करना है, तो हम लोग को कन्वर्ट करना है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो अब देखिए डायरेक्ट एक रिलेशन है, ये तो पता चल चुका। अच्छा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। अच्छा, और 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 10 टू द पावर 6 से डिवाइड, जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इससे भी डिवाइड।
तो एक बार जूल है उससे कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, टाइम लग जाएगा। तो एक और रिलेशन है उसको याद रखिए, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर -13 जूल। तो जूल से क्या किए, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना, मतलब इसको क्या किए, इसको डिवाइड किए, कितने से डिवाइड, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस, ये इधर चला गया डिवाइड हो गया, मतलब 1 जूल इक्वल टू 1 बाई 1.6 इंटू 10 की पावर 13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो अब हम लोग क्या किए, इससे डिवाइड कर दिए और ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, बाद में इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा ये 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया, 1 AMU में आ गया 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतने का एनर्जी निकालेगा वो। ठीक है, ये तो हम लोग बात किए किसके बारे में, ये बात किए हम लोग फ्यूजन रिएक्शन के बारे में। ठीक है, तो इसी को लेकर आगे बढ़ा रहे हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद चलेंगे हम लोग फ्यूजन में। ठीक है, तो इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकालेगा 1 AMU से। ठीक है, AMU मीन्स एटॉमिक मास यूनिट। अब देखिए होता क्या है, अब अगला और चलते हैं, हम लोग देखते हैं क्या है, और तो बहुत इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो देखिए अब फ्यूजन रिएक्शन में क्या होता है, मान ली एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए यहाँ पे स्पेस है, अब देखिए यहाँ से होता क्या है कि जो यूरेनियम होता है, यूरेनियम दो टाइप आइसोटॉप्स, यूरेनियम 23892, 238, 236, 235, 236, 238। ठीक है, तो यूरेनियम 23592, अब इसमें क्या किए, न्यूट्रॉन, देखिए अब इसमें क्या करते हैं, न्यूट्रॉन से उसको क्या करते हैं, चोट कराते हैं, बॉम्बार्डिंग कराते हैं, न्यूट्रॉन को भेजा जाता है। ठीक है, किसके, न्यूक्लियस पे। जनरली होता क्या है, न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस में क्या हो जाता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज़्यादा हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है, वो अनस्टेबल हो जाता है, इसलिए स्टेबिलिटी के लिए क्या होता है, अब वहाँ से 2 लाइट न्यूक्लियाई निकलता है, लाइट न्यूक्लियाई। अब उससे क्या निकलेगा, तो निकलेगा बेरियम, ठीक है, और क्रिप्टन निकलता है। ऐसे हम लोग रेडियो एक्टिविटी में पढ़े थे, थोरियम निकलता था वो, है ना, प्लस हीलियम, दैट मीन्स अल्फा पार्टिकल्स। तो ये हो गया। अब यहाँ पर क्या है, न्यूट्रॉन, दैट मीन्स यूरेनियम 23592। ठीक है, उससे क्या किया, हम लोग बॉम्बार्डिंग करवाएं, मतलब न्यूट्रॉन को पास करवाएं उससे न्यूक्लियस पे, और न्यूक्लियस पे पास करवा रहे हैं तो क्या देख रहे हैं कि 2 लाइट न्यूक्लियाई, दैट मीन्स एक बेरियम निकलता है और दूसरा क्रिप्टन निकलता है, प्लस 3 न्यूट्रॉन निकलता है। कितना निकलता है, 3 न्यूट्रॉन। ठीक है, तो देखिए अब देखिए यहाँ पे, अब ये यूरेनियम 23592, ठीक है, यूरेनियम 23592। अब इस पे क्या किए, देखिए ध्यान से, किससे, न्यूट्रॉन 10, तो ये क्या बन गया, बन गया यूरेनियम 23692। ठीक है, अब यहाँ से क्या निकाला, क्रिप्टन निकालेगा, बेरियम निकालेगा और 3 न्यूट्रॉन निकालेगा। अब क्रिप्टन बेरियम, बेरियम 144, 56, 89, 36 ऐड कर लीजिए, इतना आएगा ये दोनों को, और प्लस 3। ठीक है, यहाँ पे 3 है, 3 1 जा 3, 3 0 जा 3 0, ये दोनों को ऐड किए तो 92 आ जाएगा। किसे, इसे और ये, मतलब 3 × 1 3, ये दोनों को ऐड कीजिएगा 233 आएगा, प्लस 6 236, ये दोनों को ऐड किए, यहाँ पे 0, 3 × 0 0, 92 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो देखिए होता क्या है, यहाँ पे क्या है, मास ऑफ रिएक्टेंट, मास ऑफ रिएक्टेंट ऑलवेज ग्रेटर देन हो जाएगा किससे, प्रोडक्ट के मास से। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे ले लेते हैं हम 100 ग्राम चीनी, कुछ भी ले लें, तो ये
रिएक्टेंट का जो भी मास होगा वो ग्रेटर देन होगा। सपोज कर लेते हैं इतना है ये, तो कुछ मास क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वही मास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वही मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको बताए थे आइंस्टाइन बताए थे ये, ठीक है, मास एनर्जी रिलेशन से, ठीक है। तो अब देखिए इसके आगे होता क्या है। ये तो हम लोग पढ़ लिए किसके बारे में, फिजन के बारे में पढ़ रहे हैं। अच्छा चलिए यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ से होता क्या है, चूँकि ये फिजन रिएक्शन है, तो वन फिजन रिएक्शन मतलब डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूरेनियम, यूरेनियम का टूटना, वन फिजन रिएक्शन में कितना निकलता है, 0.20, ठीक है, 1.20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना था, 931, तो 0.20 इंटू 931, ठीक है, 0.20 इंटू 931, तो 931 क्या निकालता है, 0.20, इसको पहले ऐसे करते हैं, 0.20 AMU, ठीक है। अब है 0.20 AMU, दैट मीन्स 1 AMU में कितना हुआ था, 231 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 231 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 186.2 या समथिंग कुछ आएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो नियरली किसके इक्वल हो जाएगा, 190। इसका मतलब ये हुआ कि एक फिजन रिएक्शन पे, ठीक है, एक फिजन रिएक्शन से कितना निकला, 190 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब यूरेनियम का एक रड है, इसमें बहुत सारा मॉलिक्यूल्स है, छोटा छोटा मॉलिक्यूल्स, जिसमें से एक छोटा सा मॉलिक्यूल्स कितने के बराबर निकलता है, 190 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर एनर्जी क्या करता है, वो रिलीज करता है। इतना एनर्जी रिलीज करता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होता है, इसीलिए इसका यूज हम लोग क्या करते हैं, दो तरह से करते हैं, ठीक है। तो इस फिजन रिएक्शन का यूज हम लोग क्या करते हैं, दो तरह से करते हैं। कैसे करते हैं, एक कंस्ट्रक्टिव और दूसरा डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव का मतलब एडवांटेज बोल सकते हैं, डिस्ट्रक्टिव का मतलब क्या बोलते हैं, डिसएडवांटेज। तो डिसएडवांटेज में क्या है, एटम बम बना लेते हैं। एडवांटेज में क्या है, तो एडवांटेज में क्या होता है, एडवांटेज में हम लोग पावर प्लांट में यूज करते हैं। तो चलिए इसको लिखते हैं हम लोग, ठीक है। अभी हम लोग ने क्या देखा, तो अभी हम लोग ने यही देखा कि एक फिजन रिएक्शन मतलब एक छोटा सा न्यूक्लियस जब टूटा, दैट मीन्स एक न्यूक्लियस के ब्रेक होने से, मतलब हम लोग क्या देखे, वन फिजन रिएक्शन, वन फिजन रिएक्शन से कितना एनर्जी निकला था 0.20 AMU, ठीक है, इतना मास, और यही मास डिस्ट्रॉय होके कितना बना था, ये अभी दिखा चुके, 190 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो देखिए 190 मेगा इलेक्ट्रॉन, इतना क्या, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकाल रहा है, ये इतना एनर्जी निकल रहा है। तो जब ये इतना एनर्जी निकल रहा है, तो अब इस एनर्जी का यूज, ये मतलब 0.20 AMU मास डिस्ट्रॉय होता है, तो इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकलता है, ठीक है। मतलब एक न्यूक्लियस के ब्रेक हो जाने से, मतलब वन न्यूक्लियस के ब्रेक होने से, टू ब्रेक वन न्यूक्लियस, तो मतलब एक न्यूक्लियस के ब्रेक होने से कितना निकला, ये 0.20 AMU का मास डिस्ट्रॉय हो गया, और वो मास किस में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी में, कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। और ये कैसे पता चला, तो हमें क्या बताए थे, आइंस्टाइन ने बताया, E=mc² से। अभी हम लोग निकाले कि 1 AMU में कितना होता है, 190 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
ठीक है, इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, चूँकि बहुत ज़्यादा एनर्जी निकल रहा है, ठीक है, हाई एनर्जी निकाल रहा है ये, हाई एनर्जी, चूँकि ये हाई एनर्जी निकाल रहा है इसलिए इस एनर्जी का मतलब इस फ्यूजन रिएक्शन का यूज किस तरह से करते हैं, इन टू वेज। पहला क्या है, कंस्ट्रक्टिव, ठीक है, और दूसरा कंस्ट्रक्टिव हो गया और दूसरा डिस्ट्रक्टिव हो गया। डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव में क्या होता है, पावर प्लांट, कंस्ट्रक्टिव को बोल सकते हैं एडवांटेज और डिस्ट्रक्टिव को बोले डिसएडवांटेज। डिस्ट्रक्टिव को बोले डिसएडवांटेज। तो कंस्ट्रक्टिव एडवांटेज में क्या किए, पावर प्लांट, ठीक है, और डिसएडवांटेज में क्या हो गया, एटम बम, ठीक है। तो यूरेनियम, हम लोग यूरेनियम को ब्रेक किए थे, कौन सा यूरेनियम, यूरेनियम 23592, लेकिन हमारे यहाँ पावर प्लांट में जो यूज करते हैं तो बहुत कम, लगभग 3%, 5-6 स्टेट में होता होगा 3, लगभग 3% ही एनर्जी का यूज यूरेनियम, इस देखिए इस एनर्जी का यूज करके सिर्फ ओनली 3% या 4%, इस तरह का कुछ है, ओनली 3 या 4% जो है एनर्जी का हम लोग क्या यूज करके पावर प्लांट यूज करते, 5 या 6 स्टेट में ही यूज किया जाता है, ठीक है। इसके पीछे बहुत सारा रीज़न है, क्योंकि हमारे यहाँ उच्च कोटि का, अच्छे कोटि का, दैट मीन्स यूरेनियम 23592 नहीं पाया जाता है, ठीक है, यूरेनियम 23592 नहीं पाया जाता है, पाया जाता है यूरेनियम 23692, जो कि फ्यूजन रिएक्शन के लिए सूटेबल नहीं होता, ये बहुत कम पाया जाता है, फ्यू अमाउंट्स, ठीक है, लेस अमाउंट में या बोले फ्यू अमाउंट्स। तो यूरेनियम 23592 ये जो होता है बहुत कम, लेस अमाउंट, इन नेचर, और यूरेनियम 23692 है, इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर फ्यूजन रिएक्शन। तो ये क्या होता है, इट इज नॉट सुटेबल फॉर फ्यूजन रिएक्शन, ये फ्यूजन रिएक्शन के लिए क्या होता है, सुटेबल नहीं होता है। हमारे यहाँ बहुत कम पाया जाता है, बहुत कम मात्रा में पाया जाता है यूरेनियम 23592, लेकिन जो कंट्री टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस है, जापान, वहाँ पर 40%, 35 या 40%, ठीक है, पावर प्लांट जो है क्या करता है, यूरेनियम का यूज करता है, यूरेनियम 23592, और इसी से पावर प्लांट, चूँकि टेक्नोलॉजी में वो एडवांस है, तो टेक्नोलॉजी में वो एडवांस है, इसीलिए क्या किया जाता है, इसका यूज करके पावर प्लांट, चूँकि एक फ्यूजन रिएक्शन, समझिए कि एक न्यूक्लियस जब टूटता है तब कितना 190 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना ज़्यादा निकालता है। अब सोच लीजिए एक झोला यूरेनियम में कितना एनर्जी निकालेगा वो, लेकिन हम लोग टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे हैं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, नहीं यूज कर पाते हैं, बहुत कम स्टेट है, 5-6 स्टेट होगा, नोरा कलपक्कम, इस तरह कुछ 5 स्टेट है, और बाकी जो है 23692 जो यूरेनियम का आइसोटॉप्स है, 238 भी होता है, तो वो क्या करता है, वो सूटेबल नहीं होता है फ्यूजन रिएक्शन के लिए, इसलिए एबिलिटी भी कम है हमारे कंट्री पे, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पावर प्लांट में इसका यूज नहीं करते हैं। तो अब हम लोग देखिए पावर प्लांट में कैसे यूज करते हैं, ये देखना है हम लोग को। और एटम बम में चेन रिएक्शन होता है, जो ये थोड़ा सा डिस्ट्रक्टिव होता है, जैसे अमेरिका जो है 6 अगस्त और 9 अगस्त को जो एटम बम सेकेंड वर्ल्ड वार में जो गिराया था, ठीक है, उसमें चेन रिएक्शन होता है, कंटिन्यूसली क्या होता है, यूरेनियम का हैवी न्यूक्लियर रहता है, उस पर न्यूट्रॉन स्ट्राइक करता है, तो 3 न्यूट्रॉन निकला, फिर वो उस यूरेनियम पर स्ट्राइक किया, फिर 3 निकला, इस तरह से चेन रिएक्शन होता है।
ठीक है, वो चेन रिएक्शन हो गया और उसमें सिर्फ इतना हीट निकालता है, कितना 9 × 10⁻17 या 9 × 10⁻7। तो देखिए अब ये है, तो अगला टॉपिक क्या है, हम लोग ये यूज करेंगे चेन रिएक्शन, ठीक है, मतलब टाइप्स ऑफ रिएक्शन, चेन रिएक्शन, और दूसरा करेंगे कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड। तो उसे हम लोग, अब अगला टॉपिक वो है, तो चलिए देखिए उसे देखते हैं हम लोग। क्या है, चूँकि वहाँ से क्या है, जब फिजन रिएक्शन होता है, तो फिजन रिएक्शन होता है तो क्या निकालता है, वो एक हैवी न्यूक्लियाई ब्रेक करता है, न्यूट्रॉन से क्या करते हैं, चूँकि वो यूरेनियम का जो न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल होता है, तो अनस्टेबल होता है तो सिर्फ उसमें से क्या करता है 190 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी ही नहीं निकलता है, उसमें से क्या निकलता है, अल्फ़ा बीटा और गामा भी निकलता है। क्योंकि वो क्या होता है, यूरेनियम का न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है, तो उसको स्टेबल करने के लिए वहाँ से जो एनर्जी निकलता है अल्फ़ा बीटा और गामा पार्टिकल्स निकलता है। तो देखिए अब हम लोग, तब जाके वो स्टेबल हो जाता है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लिए हम लोग। एडवांटेज में क्या होता है, एडवांटेज में हम लोग पावर प्लांट में यूज करते हैं, लेकिन पावर प्लांट में जनरली कैसे यूज करना होता है, कैसे यूज करते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है, वो उसमें चेन रिएक्शन होता है, अनकंट्रोल्ड होता है। तो चेन रिएक्शन 2 टाइप, तो चेन रिएक्शन में क्या होता है, कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड 2 होता है ये। अच्छा पहले देखते हैं चेन रिएक्शन होता क्या है। तो देखिए चेन रिएक्शन जिसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, कैसे, जब यूरेनियम 23592, ठीक है, तो यूरेनियम 23592 है, उससे क्या क्या निकलता है, तो 2 लाइट न्यूक्लियाई कुछ भी ले सकते हैं, थोरियम भी ले सकते हैं हम लोग, ठीक है, थोरियम। तो हम लोग यहाँ पर लेते हैं 2 लाइट न्यूक्लियाई। अब इसी पे क्या किए थे, न्यूट्रॉन से किए थे, तो क्या निकला था, यूरेनियम 23692, और ये क्या निकाला था, क्रिप्टन और बेरियम, यही निकाला था ये 14456, 89 36 + 3, ठीक है। अब होता क्या है, चूंकि यूरेनियम पर अब कितना निकला, देखिए कितना निकला, तो 3 न्यूट्रॉन निकला। अब वो 3 न्यूट्रॉन क्या करेगा, यूरेनियम पर चोट करेगा। ये यूरेनियम है, यहाँ पे न्यूट्रॉन, ठीक है, मान लीजिए 23692, ठीक है, या 23592। अब इसमें क्या किया, इससे कितना न्यूट्रॉन निकला, 3 न्यूट्रॉन, ठीक है। अब ये क्या करेगा, यूरेनियम को स्ट्राइक करेगा। अब इससे फिर कितना निकलेगा, 3 निकलेगा। फिर अब यहाँ से निकला, ये निकला, ये निकला, देखिए तो यही है, यहाँ से भी निकला 3, यहाँ से भी 3 निकला। अब ये क्या करेगा, ये दूसरे वाले को स्ट्राइक करेगा, फिर यहाँ से क्या निकलेगा, फिर 3 निकालेगा ये। फिर नाइट्रोजन क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा यहाँ पे यूरेनियम, फिर यहाँ से 3 निकालेगा, ठीक है। तो इस तरह से वो चलते रहेगा, ठीक है, जो क्या कहलाता है, यही कहलाता है अनकंट्रोल्ड, मतलब चेन रिएक्शन हो गया, कंटिन्यू चलते रहेगा ये। अब चेन रिएक्शन में कितना हो गया, 2 टाइप हो गया, ठीक है। तो 2 टाइप में क्या हो गया, कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड। अनकंट्रोल्ड में क्या होता है, एटम बम में यूज करते हैं ये, वो निकालता है 10⁻7 कैलोरी का हीट जनरेट करता है। तो सिर्फ हीट ही जनरेट नहीं करता है, इससे क्या निकालता है, अल्फा निकलता है, बीटा निकलता है और गामा भी निकलता है। और गामा, ये तीनों रेडियो एक्टिव है। गामा क्या होता है, ये जो गामा रेज है, मतलब गामा जो निकालता है, अल्फा बीटा और गामा, ये थोड़ा सा क्या है, हम लोग के लिए क्या होता है, डेंजरस होता है। ये डेंजरस होता है क्योंकि सिर्फ यहाँ से हीट ही नहीं जनरेट कर रहा है। जो एटम बम है
जो हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका गिराया था, वो सिर्फ क्या करता है, हीट ही नहीं जनरेट करता, अल्फा बीटा और गामा पार्टिकल्स। ठीक है, तो वहाँ के बच्चे लोग क्या है, अभी भी डिसएबल्ड, क्योंकि यहाँ पे चेन रिएक्शन होता है, एटम बम में यूज करते हैं, और कंट्रोल्ड वे में पावर प्लांट में। तो पावर प्लांट में कैसे यूज करते हैं, पावर प्लांट, तो देखिए इसका यूज हम लोग पावर प्लांट में भी करते हैं। तो पावर प्लांट में कैसे यूज करते हैं, कंट्रोल्ड करके। अब कैसे कंट्रोल्ड करते हैं, अब जैसे देखिए यहाँ पर कितना न्यूट्रॉन है, 3, यहाँ पर कितना न्यूट्रॉन है, तो 3 न्यूट्रॉन। तो देखिए जापान में 2000 में फुकुशिमा पावर प्लांट में जब सुनामी आ गया था, तो उस कंडीशन में क्या था, वहाँ का चूँकि सारा वर्कर्स लोग चले गए थे, सारा इंजीनियर लोग चला गया था, तो उस कंडीशन में क्या हुआ था, कैडमियम और बोरोन का रड होता है, वो क्या करता है, कूलेंट का काम करता है। कैडमियम या बोरोन रड, कैडमियम और बोरोन, यहाँ पे चलिए यहाँ पे देखते हैं, कैडमियम और बोरोन ये किसका काम करता है, तो ये काम करता है कूलेंट का, हीट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। क्योंकि यहाँ से कितना है, 3 न्यूट्रॉन्स, तो 3 न्यूट्रॉन से क्या किया, वो 2 न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लिया और क्या किया, 1 न्यूट्रॉन को पास करा दिया। ठीक है, 1 न्यूट्रॉन को क्या किया, ये पास करा दिया, पासेस। ठीक है, जिस कारण से क्या हुआ, अब उतना तो स्ट्राइक नहीं करेगा, 3 रहता तो तीनों 1 2 3 यूरेनियम को स्ट्राइक करता है, फिर उससे निकलता है। तो अब इसको हम लोग इसी तरह से 1 को पास करा दिया। ठीक है, इसी तरह से यूज करके हम लोग कहाँ करते हैं, पावर प्लांट में इसका यूज करते हैं। चूँकि ये अनकंट्रोल्ड है, ठीक है, तो अनकंट्रोल्ड वाले का एटम बम में बहुत ज़्यादा एनर्जी निकालता है, हीट निकालता है इन द फॉर्म ऑफ हीट, और उसके साथ साथ में अल्फा बीटा और गामा पार्टिकल्स, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस भी निकालता है। ये क्या निकालता है, रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स, ये भी निकालता है। इसलिए क्या हो जाता है, और डेंजरस हो जाता है। तो यही था इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, सारे जगह अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है, अब ये हो गया हमारा फ्यूजन रिएक्शन। अब हम लोग पढ़ेंगे फ्यूजन रिएक्शन। तो फ्यूजन में क्या होता है थोड़ा सा, तो फ्यूजन में क्या होता है, फ्यूजन में 2 लाइट न्यूक्लियस कंबाइन करेगा और एक क्या बनाएगा, एक बनाएगा हैवी न्यूक्लाई। 2 लाइट न्यूक्लियस कंबाइन करेगा और एक हैवी। तो ऐसे जनरली वो कंबाइन नहीं करता है, कंबाइन करने के लिए बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर और प्रेशर दिया जाता है, तब वो दोनों चिपको मूवमेंट करता है। ठीक है, और जनरली फ्यूजन रिएक्शन किस में होता है, सन में होता है। ठीक है, तो इसके बारे में नेक्स्ट क्लास बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए काफ़ी है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करते हैं। तो जो हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ जुड़ जाइए। ठीक है, तो ये था हमारा फ्यूजन रिएक्शन। अब नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे हम, तो चाहें तो थोड़ा सा बता सकते हैं फ्यूजन रिएक्शन। तो चलिए देखते हैं फ्यूजन रिएक्शन हो जाए। देखिए फिर से इसको कर देते हैं ये थोड़ा सा। तो देखिए इसमें होता क्या है, क्योंकि यहाँ पे क्या है हम लोग बताएं, चूँकि बहुत ज़्यादा एनर्जी वो रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ हीट, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसका 2 तरह से यूज करते हैं। सब हो चुका है। चेन रिएक्शन, चेन रिएक्शन में कंट्रोल्ड होता है और अनकंट्रोल्ड होता है, ये बता चुके हम। कंट्रोल्ड पावर प्लांट में यूज करते हैं, अनकंट्रोल्ड में एटम बम 10⁷ कैलोरी इतना हीट निकालता है जनरली वो, प्लस अल्फा बीटा और गामा पार्टिकल्स भी वो क्या करता है, रेडिएट करता है, रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स। तो इसलिए क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव पर्पस हो गया। इसको अनकंट्रोल्ड वे में होता है, चेन रिएक्शन होता है। अब ये कंट्रोल्ड में क्या करते हैं, चूँकि यहाँ पे क्या निकलता है, 3 न्यूट्रॉन्स, जो क्या करता है, यही 3 न्यूट्रॉन्स क्या करता है, अगले 3 न्यूट्रॉन के साथ में स्ट्राइक करके फिर से क्या निकालता है, ये यूरेनियम निकाल रहा है। फिर ये क्या करेगा, फिर 3 न्यूट्रॉन्स स्ट्राइक करेगा, ये अगला यूरेनियम फिर निकालेगा। ये इस तरह से चलता जाता है ये चेन रिएक्शन। तो कैडमियम या बोरोन का रड होता है, तो कैडमियम या बोरोन का रड होता है, वो कूलेंट का काम करता है।
ठीक है। अब 3 में से 2 को एब्जॉर्ब करवा दिया और 1 को पास करवा दिए तो रिएक्शन स्लो होगा, और इस तरह से हम लोग पावर प्लांट में यूज करते हैं। तो 2000 बात बता रहा था मैं, 2000 में क्या हुआ, सुनामी आया था जापान में। चूँकि जापान टेक्नोलॉजी के मामले में 40% यूज करता है, वो 35 to 40% फ्यूजन रिएक्शन का यूज करके वो पावर प्लांट यूज करता है, पावर प्लांट चलाता है। तो जिसमें सुनामी आया था, सारे इंजीनियर लोग और उसके स्टाफ लोग भाग गए उस कंडीशन में। बहुत ज़्यादा हीट, चूँकि बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होता है तो कैडमियम का रड या बोरॉन का रड जो कूलेंट का काम करता है वो क्या मेल्ट करने लगा, पिघलने लगा था। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था, चूँकि पिघल जाएगा, पिघलने के बाद क्या है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस भी निकलेगा, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता, दिक्कत हो जाता। ठीक है, यही तो था फ्यूजन रिएक्शन। अब हम लोग फ्यूजन रिएक्शन, तो फ्यूजन रिएक्शन में क्या होता है, दो लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन करेगा और एक हैवी न्यूक्लियाई या हैवी न्यूक्लियस फॉर्म करेगा। तो अब दो लाइट न्यूक्लियाई को कंबाइन करना बहुत ही टफ होता है। इसके लिए बहुत ही ज़्यादा हीट और प्रेशर की ज़रूरत पड़ता है ताकि वो दोनों एक दूसरे के क्या क्लोज आ जाए, कांटेक्ट में आ जाए। इस कारण से जैसे मान लीजिए 2 पॉजिटिव न्यूक्लियाई कंबाइन कराएंगे तो 2 पॉजिटिव न्यूक्लियाई कंबाइन नहीं करेगा, क्योंकि दोनों में सेम चार्ज है, दोनों भागेगा। ठीक है, और इसी तरह से हम लोग उसका यूज करते हैं, वो होता है कहाँ पे, स्टार में यूज करते हैं। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं फ्यूजन रिएक्शन। ठीक है, या फिर नहीं तो ऐसा करते हैं, फ्यूजन रिएक्शन हम लोग नेक्स्ट क्लास करते हैं। ठीक है, तो मैं बोलूँगा कि आप लोग बने रहिएगा, साथ दीजिए, इन तक बने रहिए, आपके साथ आपका ही चैनल है। ठीक है, तो अगले क्लास में अगले न्यू टॉपिक लेके हम लोग मुलाकात होगी। चलिए, थैंक यू।